दिमाग में है कि मुझे सारा रूल का फॉर्म याद करवाना है, दैट्स वाई से दिक्कत हुआ, नहीं तो नहीं होता। सेकेंड वाला पार्ट में जो हम लोग, जब तुम लोग बोला कि सर बोर लग रहा था, थोड़ा सा पढ़ाएं अच्छा से तो समझ में आया। अब वो यहाँ तक क्लियर हो गया ना सबको को, ठीक है। हम लोग अपना क्लास का सेशन का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट का लेक्चर तो पहले दे चुका हूं मैं, जो बदलना था सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं बता चुका हूं। अब आप लोग पहले डाउट पूछो, फिर यूपीएससी वाला बात करेंगे, यूपीपीएससी वाले सारे बच्चों से बात करेंगे। हाँ, एक्चुअली जो टेस्ट था ना, सही बात है, टेस्ट में डिस्कशन में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, क्योंकि टेस्ट जो था ना, बिरयानी टेस्ट में डिस्कशन में तो लग जाता है। सर अब तो आंसर बता दीजिए, वीओ बेंच बाउंड्री के कंडीशन में आरआई सीआई का परमिशन। अच्छा रुको वैभव का सवाल है, रुको एक मिनट रुको, अब रुक जाओ, कोई नहीं सवाल पूछे, रुको पहले सवाल पे। सर अब तो आंसर बता दीजिए, वीओ बेंच और बाउंड्री के कंडीशन में आरआई या सीआई का परमिशन। देखो समझ गया, देखो जो भी बेंच होगा ना, जब अगर मेरा मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग है तो बेंच रिलेटेड डायमेंशन मैनुअल में मैं समझाया था, सेकेंड क्लास में हुआ है, पिछले क्लास में मैं उसको क्लियर नहीं किया था। बेंच मैनुअल बेंच जो होगा ना, उसमें आरआई, अगर मैकेनाइज्ड है तो मैकेनाइज्ड बेंच अगर होगा तो सीआई, और अगर मेरा बाउंड्री है तो सीआई। सर बोर्ड एंड पिलर में इंड्यूस ब्लास्टिंग समझ में नहीं आया। सर लॉन्ग वॉल में इंड्यूस ब्लास्टिंग कैसे करते, देखो वो समझा देते हैं। देखो ब्लास्टिंग का कोई भी मेथड हो, जब रूफ मेरा कहीं पर भी रूफ मेरा का टंगा हुआ है, ठीक है, रूफ टंगा हुआ, तुम कोई भी मेथड में काम करो, लॉन्ग वॉल बोर्ड एंड पिलर जो मेथड काम करना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू। अगर रूफ मेरा टंगा हुआ है तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुमको ऐसा सिस्टम ढूंढना पड़ेगा ताकि रूफ तुम्हारा टंगा हुआ ना रहे। तो अगर तो उसके लिए होता है इंड्यूस ब्लास्टिंग टेक्निक। तो लॉन्ग वॉल का सिस्टम में भी क्या होता है, इंड्यूस ब्लास्टिंग करना होता है, और इसमें भी आपका क्या बोलता है, साथ ही साथ रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड में जहां पर भी होगा केविंग वहां पे करना होगा, स्टोइंग में जरूरत नहीं पड़ता। सर एक मिनट रुको, एक एक करके पूछने दो। माइनर एक्सीडेंट का रिपोर्ट कितने दिन में भेजेंगे? वेरी गुड। माइनर एक्सीडेंट का रिपोर्ट कोई मुझे बता सकता है? माइनर एक्सीडेंट का रिपोर्ट कोई भी किसी के पास आंसर है? इसको साल में भेजते हैं, ईयरली, लेकिन कब भेजते हैं? ईयरली तो सही है, लेकिन कब भेजते हैं? ईयर में? ठीक है बोल रहा है, लिखो ऑन और बिफोर, सही आंसर लिखो 20 जनवरी। लिख लो ऑन और बिफोर 20 जनवरी, 20 जनवरी या उससे पहले भेज सकते हैं। हो गया, चलो ये हो गया, और क्या पूछना है? सर कौन किसको नोटिस? वेरी गुड, पूर्णेंदु का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। इतना सारा जो नोटिस बोले कौन किसको देता है? देखो पीएमई, आईएमई हो गया, चलो ये हो गया, हो गया, लिख लो ऑन और बिफोर 20 जनवरी, 20 जनवरी या उससे पहले भेज सकते हैं। हो गया, चलो ये हो गया, और क्या पूछना है? सर कौन किसको नोटिस? वेरी गुड, पूर्णेंदु का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। इतना सारा जो नोटिस बोले कौन किसको देता है? देखो पीएमई, आईएमई, देखो ध्यान से वो सुन लेना, पीएमई, आईएमई, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग दैट इज वीटी, इस सब ना सब सेफ्टी ऑफिसर के अंडर आता है। तो सेफ्टी ऑफिसर नोटिस देते हैं। अब किसका पीएमई करवाना है? तो वर्कर को करवाएगा 5 साल में,
कि वर्कर लोग गया है कि नहीं, सारे माइनिंग को वर्कर को सबका होगा। रिपोर्टेबल इंजरी का नोटिस, हर रिपोर्टेबल इंजरी का डिटेल्स जो होता है ना उसका रिटर्न क्वार्टरली भेजते हैं। क्वार्टरली मतलब जैसे मार्च का एंड तो 31 मार्च हो गया, जून का एंड तो 30 जून हो गया, इसी तरह से सितंबर 31 सितंबर हो गया, ठीक है, और जो भी है दिसंबर 31 दिसंबर होगा। देख लेना अगर डेटा ठीक है ना 31 दिसंबर ही होता ना लास्ट, सितंबर में 31 है या 30 है, एक बार चेक कर लेना। RICI को भेजना पड़ता है यार, DGMS को भेजना पड़ता है, कितने लोग करवाएं। देखो तुम लोग नहीं समझता, देखो बाबू क्या होता है, देखो वर्कर का हित के लिए DGMS है। DGMS किसके अंदर आती है पता है, क्या बोलते उसको हम लोग, श्रम मंत्रालय के अंदर आता है ना, वर्कर के लिए मंत्रालय। तो DGMS वर्कर का लिए हित में काम हो रहा है कि उसको देखती है। तो तुमको बताना पड़ेगा DGMS को कि सर इतना आदमी को मैंने PMEVT से करवाया, सब ओके, ये होता है, ना कि लाइन इंस्ट्रक्शन के लिए। सर स्पॉइल बैंक, रुको एक मिनट, सर स्पॉइल बैंक स्पॉइल फेलियर होने पर किसके इंफॉर्मेशन के आता है? सिंपल, RI को पहले करना होगा, RI आके चेक करेंगे, अगर ज्यादा है मेजर एक्सीडेंट वगैरह तो CI सबको, RI CI सबको नोटिस देना पड़ेगा। एक तरह का डेंजरस ऑकरेंस है ना, स्पॉइल बैंक फेल करता है ना तो RI CI को नोटिस देना पड़ेगा। किसको भेजते हैं रिपोर्ट? RI CI को, ऑब्वियसली 30 होगा। लेबर एम्प्लॉयमेंट 30 सितंबर, 30 सितंबर होगा ना, हम क्या लिखे हैं 31 लिख दिए हैं, 30 सितंबर होगा। सर सब समझ गए, ओनली वन क्वेश्चन, क्या है? इंड्यूस ब्लास्टिंग अंडरग्राउंड से करते हैं या सरफेस? बाबू देखो, इंड्यूस ब्लास्टिंग टेक्निक के लिए ना बोला जाता है जब आप ब्लास्टिंग करोगे ना सरफेस से करिए। अब सवाल एक आता जो तुम लोग पूछ रहा था कि अंडरग्राउंड में मेरा है तो सरफेस कैसे लाएंगे? बाबू देखो सब चीज पॉसिबल है, सब चीज पॉसिबल है कि हाँ ये सरफेस से तार जोड़ के लेके आओ। जो सेफ्टी मिलता है ना, बेटर सेफ्टी सरफेस से करने में मिलता है, तो सरफेस से करने के लिए बोला जाता है। ज्यादा दिक्कत हो रहा है, ज्यादा दिक्कत है मान लो नहीं हो रहा है, अंडर एक बोरहोल कर दो, बोरहोल लगा लो, फिर तार भेज के करो नीचे से, कौन मना किया? अगर नहीं पॉसिबल है बोरहोल कर लेते हो। बर्म का हाइट 1 मीटर होता है सर, बर्म का हाइट जो टायर डाया होगा उतना रखना है, नहीं तो कम से कम 1 मीटर रखना है। सर मैं पीडीपीटी कहां देखा था, अंदर से ही कर दिया था। पीडीपीटी में तुमको नहीं दिखाया हुआ करते हो यार, पीडीपीटी में अरे बहुत टफ वर्क है, इंड्यूस ब्लास्टिंग इतना आसान नहीं है पीडीपीटी में। पीडीपीटी वाले बच्चों का नसीब हो जाए इंड्यूस ब्लास्टिंग, पॉसिबल ही नहीं है, कुछ और ब्लास्टिंग हो, सेकेंडरी ब्लास्टिंग होगा। बर्म का डायमेंशन, बर्म का टॉप का भी देखो बाबू, बाकी चीजें पढ़ाना है। बर्म का टॉप का भी 30 सेंटीमीटर, बॉटम एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, टॉप का भी 30 सेंटीमीटर, और हाइट टायर डाया के बराबर या 1 मीटर कम से कम। मैंने आज तक नहीं देखा है इंड्यूस ब्लास्टिंग करते हुए, बोल दे रहा हूं। अरे इंड्यूस ब्लास्टिंग इतना आसान नहीं, परमिशन लेना हो तो उसके लिए। यूपीपीएससी प्रेस बारे में बात करेंगे, हो गया। और कितने लोग सवाल है? अब सुनो, जितने भी बच्चे बचे हैं यूपीपीएससी वाले, बाकी लोग सुनो, एक बार रिप्लाई करके बताओ तो कितने यूपीपीएससी वाले, एक बार रिप्लाई दो तो, यस करके रिप्लाई दो। जो यूपीपीएससी भरा हुआ है यस करो, यस। बाप रे बाप, बाप रे, एक बच्चा लिखा नो, और 2 बच्चा नो, 2, जल्दी जल्दी यस करो, यस। 3 बच्चा नो, 4 बच्चा 5, 6 बच्चा नो, 7 बच्चा नो, 8 बच्चा 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 33 बच्चा नो रिप्लाई दिया, बाकी सब यस। बाबू देखो 33 बच्चा नो रिप्लाई दिया, मोटा मोटी और भी लोगों का आ रहा है यार, ठीक है, ध्यान सुनो। मतलब मोटा मोटी मुझे जहां तक देख पा रहा हूं मैं तो 50+ बच्चे यूपीएससी में भरे हैं, ठीक है, 50+ लोग हैं, इसका मतलब यही डेटा है। डियर स्टूडेंट ध्यान से सुन लो, देखो सब चीज में ईमानदारी से बात करता हूं, इसमें मैं ईमानदारी से मैं बात करूंगा, एकदम दिमाग में समझ लेना पड़ेगा। देखो तुम्हारा यूपीपीएससी का ना पूरा सिलेबस मेरा हाथ में है, दिस इज योर यूपीपीएससी, अलग से कुछ नहीं है, यूपीपीएससी। एक बार मैं पढ़ रहा हूं, तुम लोग सुनना और बोलना सर ये पढ़ाए कि नहीं। फिजिक्स में लिखा हुआ है मोड ऑफ एंट्री सरफेस टू अंडरग्राउंड माइंस, पढ़ाया हुआ है, चैप्टर 3 में दिया गया है, पढ़ा दिया मैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कोल माइनिंग, मेटल फेरस डिपॉजिट के ऊपर है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड मैकेनाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे होल रोड के बारे में रैंप के ऊपर बताया गया ये टॉपिक, ठीक है। इसके अलावा यहां पर जैसा आपको कुछ लिया हुआ जो मैंने पढ़ाया अभी तक, मैं बता देता हूं।
कहां गया यार? हाँ, ग्राउंड कंट्रोल जिसमें स्टोइंग मेथड के ऊपर दिया गया है, पिट स्लोप एंड स्टेबिलिटी के ऊपर दिया गया है, ये सब चैप्टर्स जो हो गया। और आपका यहां पर जो बचा ये वाला। तो मोटा मोटी देखो, आप जाने अनजाने में ही आप जो चैप्टर पढ़े हो ना, तो इसका जो टॉपिक है, अगर सारे टॉपिक्स को तुम डिफाइन करोगे, मान लो 25 30 40 टॉपिक अगर इसमें है टोटल, तो मोटा मोटी 7 8 टॉपिक तुम्हारा हो गया कवर। ठीक है। और यूपीपीएससी वाला देने वाला हर एक बच्चा ध्यान से सुन लो, जो तुम्हारा सिलेबस दिया है ना, ये ऑल इंडिया का सिलेबस से 10-20% ज्यादा ही है, उससे कम नहीं है। ऑल इंडिया का सिलेबस में ना कभी भी तुमने देखोगे कि माइन जूलॉजी और इकोनॉमिक जूलॉजी, पेट्रोलॉजी, माइन सर्विंग के ऊपर सवाल आता है, रॉक मैकेनिक्स के ऊपर सवाल आता है, या कभी सिलेबस में रहता है, आपका पूरा सिलेबस में है ये। तो बाबू एक बात ध्यान से समझ लो कि ऑल इंडिया का सिलेबस का जो प्रिपरेशन, पहले बात तो ये समझ लो, यूपीपीएससी का जितना भी बच्चा यूपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, सब बच्चा ध्यान से एकदम दिमाग में बैठा लो कि जो भी प्रिपरेशन आपको करवाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, पूरा का पूरा यूपीपीएससी के लिए ही है। ठीक है। ये यूपीपीएससी में तो काम में आएगा आएगा ही। अगर खुदा ना खास्ता मान लो यूपीपीएससी ऐसा हो गया कि अचानक 1 महीने में एग्जाम हो गया, पूरा सिलेबस तैयारी नहीं कर पाए, तो तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगा। तो बेकार ना हो इसलिए ऐसा हम पढ़ाएंगे कि आपको पूरा का पूरा तैयारी सीआईएल में भी काम आ जाए। बाबू एक बात ईमानदारी से तुम खुद देखो कि हम लोग को जो टाइम मिला यूपीपीएससी, फॉर्म फिलअप हो चुका है और मुश्किल से मुश्किल अभी 2 महीना हाथ में है, 2 से 3 महीना है, और सिलेबस इतना बड़ा है, तो पूरा को पूरा सिलेबस कवर कर पाना पॉसिबल है। सिंपल बात है, एकदम जेन्युइन बात है। मेरा से जितना सिलेबस कवर करवा पाऊंगा मैं करवाऊंगा। अगर मुझे कोई भी चीज पूरा कंप्लीट कराना में 6 से 8 महीना का मुझे समय चाहिए, एकदम जेन्युइन बात है, इतना तो चाहिए। तो अभी क्या है ना, मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा सीआईएल लेवल पे जो चैप्टर्स हैं सीआईएल लेवल पे और यूपीपीएससी के लिए जो कॉमन चैप्टर है, पहले हम उसको कवर करेंगे फर्स्ट, उसको प्राथमिकता देंगे, ताकि ताकि तुम्हारा पढ़ाई ज्यादा भी ना हो और सीआईएल लेवल पर हो जाए। और जब देखेंगे कि सीआईएल लेवल पर हो गया सारा स्टडी, और यूपीपीएससी के लिए अगर अलग से, मतलब क्या बोले, यूपीपीएससी के लिए कुछ चैप्टर्स ऐसा बच रहा है जो उनको पढ़ाना है, जो सीआईएल में नहीं आता, तो इसको अलग से पढ़ा देंगे, मतलब चैप्टर क्लासें अलग कर देंगे, ताकि मेरा सीआईएल का बेस डिस्टर्ब ना हो, तुम लोग का टाइम भी अलग से मिले। तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी, मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। और आपका पूरा का पूरा माइन सर्वेइंग के ऊपर और बाकी चीज के ऊपर तो क्लास तो आपको मिला ही है। तो कौन कौन मेरा बात से सहमत है एक बार यस कर दो, और जो मेरा बात से सहमत नहीं है तू तो क्या बोलेगा भैया, क्या बोले, नो कर दो। ठीक है ना। तो बाबू एक बात तुम्हारा समझ लो, इसमें तुम्हारा 2 फायदा होगा, यूपीपीएससी का तैयारी तो करोगे करोगे, सीआईएल का भी हो जाएगा। और मैं बोला अलग से, तो अलग से क्लास होगा, सीआईएल के साथ मिक्स नहीं होगा। हाँ, अगर कोई बच्चा चाहेगा कि सर हमको भी यूपीपीएससी का एग्जाम देना, हम भी थोड़ा पढ़ लेंगे जूलॉजी रॉक मैकेनिक्स, तो हम किसी को रोकेंगे नहीं, लेकिन टाइमिंग अलग से देंगे लोग, है ना। वो जैसे मान लो 4 दिन क्लास होता है, उस दिन 1 दिन बढ़ा के 5 दिन ले लिए, 5 डेज ले लिए, तो 1 दिन एक्स्ट्रा लेंगे, उसमें मान लो रॉक मैकेनिक्स पढ़ा है। अब तुम बोलोगे सर हम भी रॉक मैकेनिक्स करेंगे, हम भी सर जूलॉजी पढ़ेंगे, पेट्रोलॉजी पढ़ेंगे, माइन सर्वेइंग जानेंगे, तो कौन मना करेगा। हम थोड़ी ना बोले मत पढ़, हम बोले हाँ पढ़ो, सबके लिए होगा वो, लेकिन यूपीपीएससी के लिए स्पेशली उन लोगों के बच्चों के लिए होगा। क्लियर समझ में आया। अब बात बाकी है, तो अभी जैसे तुम लोग का जो पार्ट है ना, यहाँ पे पूरा का पूरा देखो, लास्ट वाला तुम देखोगे ना तुम हिल जाओगे। हम तो लास्ट वाला देखे, यहाँ पूरा का पूरा देखो ना, लास्ट में सब दे दिया, माइन लेजिस्लेशन सेफ्टी, माइंस एक्ट रेगुलेशन, माइंस रूल, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ठीक है, माइन सेफ्टी एक्सीडेंट का, तो सब तुमको डाल ही दिया। कुछ चीज छोड़ा इसमें, बताओ कि हाँ सर ये चीज नहीं है, कोई भी चीज नहीं छोड़ा है। इसलिए तुम जो भी पढ़ोगे ना माइनिंग में, जितना भी पढ़ोगे ना, सब तुम्हारा काम आएगा। और एक बात, अगर तुमको एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो अभी से नॉन टेक्निकल पार्ट में भी लग जाओ और इसमें भी लग जाओ, क्योंकि नॉन टेक्निकल पार्ट का भी इंपॉर्टेंट बात है, उसको भी तुमको देखना पड़ेगा। और इतिहास भूगोल जिसका अच्छा रहेगा जीवन में, तो अच्छा से पढ़ा है वो तो ठीक ठाक इसको इतिहास भूगोल और हिंदी जिसका ठीक ठाक रहेगा वो ठीक क्रैक करेगा इसको। ठीक है, जिसका अच्छा रहेगा वो तो बहुत हेल्पफुल होगा इसमें। साथ में साथ माइनिंग वाला, तो माइनिंग वाला पार्ट तो हम लोग कवर कर ही रहे हैं, और यहाँ से तुम्हारा डेवलपमेंट भी हो रहा है। एक सवाल का जवाब देना चाहेंगे, अक्सर आप लोग पूछते नहीं हो, लेकिन मैं जानता हूं कि सर हम लोग अपने से पढ़े कि नहीं। एक सवाल बच्चा अक्सर पूछता है, सर हम लोग अपने से पढ़े कि नहीं, खुद से अलग बुक पढ़े, अलग से तैयारी करें। एकदम करो, एकदम बाबू 100% करो, अलग से किताब खरीदो, अलग से नोट्स बनाओ, अलग से बुक्स पढ़ो, जो इच्छा करे पढ़ो, और कहीं डाउट हो तो पूछा करो कि सर ये डाउट हो रहा। डेटा मत लो, थ्योरी जरूर पढ़ो, सीएमआर पढ़ो, रूल पढ़ो, रेगुलेशन, जो तुमको अच्छा लगता है पढ़ो, जितना पढ़ना है तुम पढ़ो। जरूरत नहीं, पैसा नहीं मिल रहा पढ़ने के लिए, किताब खरीदने के लिए, तो हमसे मांगो, हम फोटो खींच के भेज देंगे। क्या किताब खरीद के भेज देंगे, कौन बोला?
तो वो पढ़ना है ना। अरे जॉब कर रहे थे। देखो अगर ज्यादा जरूरत पड़ रहा है ना, बुक्स का जरूरत पड़ेगा ना, तो बुक्स के लिए भी देने के लिए तैयार हो, बस पढ़ो। पर पढ़ के दिखाना पड़ेगा कि हाँ सर हम पढ़ाई कर रहे हैं। सीरियसली बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। तुमको क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं? अरे सब कुछ तुम ही लोग के लिए है। तुम बोलो ना कि तुमको कौन सा बुक पढ़ना है, कि सर हमको ये बुक खरीदना पढ़ना, हमको पढ़ेंगे हम पूरा अच्छा से। पढ़ो। और रियली बाबू 200 100 रुपया ना, कोई भी किताब का माइनिंग का 100 200 में तो सब मिल ही जाता है एवरेज। 200 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो तुम बुक पढ़ो, एकदम तैयारी करो। बहुत सारा बुक्स ना मार्केट में पीडीएफ के फॉर्म में है, मार्केट में घूमते रहता है। आप कोई भी ग्रुप में जाके ना मांगोगे ना पीडीएफ को भेज देना इस बुक का, सब भेज देगा। बहुत सारा ग्रुप में है। हर बुक का, जीबी मिश्रा साहब का जो बुक है ना माइंड वेंटिलेशन का, 650 700 रुपए दाम है, उसका पीडीएफ है। सोचो उसका पीडीएफ आ गया मार्केट में, 550 600 पन्ना का किताब है। तो हर बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, तुम पढ़ना चाहोगे तो बस पढ़ने के प्रति ललक होना चाहिए, और किताब तो है ही। तो ये तैयारी करो, इस तरह से पढ़ो ये। और यूपीपीएससी वाला ध्यान से सुन ले। तो हम लोग जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कल, ज्यादातर चांस है। अच्छा एक बार रिप्लाई दे, तो कल कौन सा स्टार्ट करना चाहिए? हम तो वेंटिलेशन सोच रहे थे, यस या कुछ और। मेरा दिमाग वेंटिलेशन था, क्योंकि 8वां चैप्टर आपका जो यहां पर चल रहा है 8वां नंबर, अंडरग्राउंड माइन एनवायरमेंट, पूरा वेंटिलेशन के ऊपर है। ठीक है, यस। और कोई सजेशन हो तो सजेशन का नाम लिख दे। ठीक है, वेंटिलेशन में सोच रहा था। ये सब एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लास्टिंग ओपन कास्ट दिया हुआ कोई लड़का, एक लड़का ब्लास्टिंग बाकी है। और क्या बोलो? ब्लास्टिंग एंड मैसेनरी बाकी है। और हाँ बता देते हैं, सुनो बाबू। ओपन कास्ट में ना ब्लास्टिंग और मैसेनरी बाकी है, अंडरग्राउंड में भी शॉर्ट फायरिंग और मैसेनरी बाकी है। अंडरग्राउंड में भी शॉर्ट फायरिंग बाकी है, अंडरग्राउंड में भी नहीं हुआ। ब्लास्टिंग ना देखो, इतना देर से मेथड कर रहे थे ना, तो थोड़ा सा ना ओपन कास्ट से हट के थोड़ा तैयारी करेंगे। अब थोड़ा अंडरग्राउंड का कुछ टॉपिक कर लेते हैं, सब वेंटिलेशन वाला कर लेते हैं। वेंटिलेशन हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे गेस्ट टेस्टिंग के एग्जामिनेशन दो, सरदार का एग्जामिनेशन दो, ओवरमैन का एग्जामिनेशन दो। इसके अलावा सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, माइंस इंस्पेक्टर दो, जो भी एग्जाम दो, अंडरग्राउंड वेंटिलेशन तो हर जगह पूछेगा। एनसीएल के एग्जाम में पूछता है यार, जहां पे एक भी अंडरग्राउंड खदान नहीं है। तुम नोटिस करेगा, बता एनसीएल में वेंटिलेशन का क्या सवाल का जरूरत है, बता। फिर भी वहां का सवाल में रहेगा वेंटिलेशन का टॉपिक। तो तुम सोचो वहां पर सवाल में आ रहा है, तो हम लोग के लिए तो इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग वेंटिलेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका कुछ कर लेंगे। और अगर लगेगा मेरे दिमाग में पूरा सिलेबस को तो मैं देखा हूं, बारीकी से थोड़ा देखना बाकी है कि हाँ ये टॉपिक भी इंटरेस्टेड है और बाकी लोगों के लिए बेस्ट होगा, तो वो टॉपिक को भी करवा दूंगा। सो डोंट वरी, पैनिक मत होना, क्लासेस करो। क्लासेस बहुत एफिशिएंसी के साथ हो रहा है, और जितना मुझे एफर्ट लगाना ना, मैं हर दम हर पल एफर्ट लगाने के लिए तैयार हूं। बस तुम तैयार हो कि नहीं अपने आप को चेक करो कि हाँ सर हम भी तैयार हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासेस में टोटल अभी तक 200 के आसपास या उससे ज्यादा बच्चे एनरोल हो गए हैं, लेकिन क्लासेस में 10 बजे तक केवल 80 बच्चा टिकता है। ये भी क्लास में सोचने वाली बात है। एंगल, अच्छा एक सवाल आया है, यूपीएससी का रिटन एग्जाम भी होगा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। पहले इसको क्रैक करो यार, एमसीक्यू वाला। एंगल ऑफ रिपोज, एक मिनट रुको। एंगल ऑफ रिपोज कैसे मेजर करेंगे सर? 37 देखो, नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज होता है, जैसे कोई मटेरियल को हम लोग डंप करते हैं ना, जैसे तुम बालू को ले लो, बालू को तुम गिराओ। बालू को लेके ना, एक डब्बा बालू लेके तुम ऐसे बालू को यहाँ क्या करो, गिराओ। एक डब्बा बालू लेके क्या करो, एक डब्बा बालू को तुम गिराओ, तो बालू को जब गिराएगा तो तुम क्या देखेगा? बालू इस तरह से खड़ा हो रहा है, बालू इस तरह से कोई एंगल बना खड़ा हो जाएगा, इस तरह खड़ा हो जाएगा ना। तो ये जो बालू जो एंगल बना खड़ा हुआ, इसी को बोलेंगे नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज। एमसीक्यू के साथ रिटर्न करा दीजिए, 1 मंथ के बाद रिटर्न भी हो जाएगा। पहले देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पहले प्रेजेंट पे फोकस रहना चाहिए। फर्स्ट वी मस्ट हैव टू फोकस ऑन प्रेजेंट। तो प्रेजेंट सिनेरियो तुम्हारा क्या है? प्रेजेंट सिनेरियो तुम्हारा है, तुम्हारा किससे रिलेटेड है? प्रेजेंट में हमको करना क्या है? प्रेजेंट में हमको एमसीक्यू है, तो फर्स्ट एमसीक्यू पे फोकस करो। जब ये निकलेगा तभी तुम रिटर्न के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है ना। तो रिटर्न में एलिजिबल होने के लिए पहले इसको तो फोकस करना पड़ेगा, पहले इसको करो, पहला बात। दूसरा, रिटर्न में ना जब एमसीक्यू तुम कर लोगे, तो हम लोग जैसे पढ़ाते हैं, जैसे देखो होल रोड पढ़ा है, तो होल रोड के ऊपर पूरा सारा पॉइंट लिखा हुआ है, 1 से लेकर 20 तो पॉइंट। अगर तुम मान लिया होल रोड में तुम 20 बात तुम लिख दिया, ठीक है, ऐसा करके सारा पॉइंट लिख दिया, तो कौन टीचर है जो तुमको फेल कर देगा? बोलो तो, कि सर ये वाला नहीं है। तुम जैसे माइनिंग मेथड पढ़ा, तो जैसे तुमको माइनिंग मेथड में तुम बेंच के ऊपर पॉइंट लिखा, तो बेंच तुम पूरा बेंच का चार्ट बना के तुम बता दिया, बेंच का सारा साइज के बारे में बता दिया, रैम के बारे में बता दिया। तुम जो भी पॉइंट बोलो ना, तुम सब पॉइंट को थ्योरी वाइज ही तो पढ़ रहा है। मेरा एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरी भी तो पढ़ाई हो रहा है, नहीं लिख पाएगा बोलो? देखो
वेरी गुड क्वेश्चन। वेंटिलेशन कितना दिन चलेगा? मेरे हिसाब से देखो वेंटिलेशन का भी ना 3-4 पार्ट है। एक वेंटिलेशन का पार्ट है सिर्फ माइन एयर वेंटिलेशन। देखो वेंटिलेशन अगर करोगे ना, मैं बता देता हूं वेंटिलेशन में ना, आज सिलेबस में देखता हूं, आज रात में मैं भेज देता हूं। राजकुमार सिलेबस मुझे मैसेज कर दो तो यार, पुराना स्टूडेंट कोई भी है ना, सिलेबस मुझे व्हाट्सअप कर दो तो। मेरा पेन ड्राइव खो गया, मिल रहा नहीं, पेन ड्राइव में रखे मिल रहा नहीं, प्लीज मुझे सिलेबस मैसेज कर दो तो। बहुत अच्छा पॉइंट याद दिलाए। देखो वो वेंटिलेशन में ना 3 पार्ट है। एक आपका अंडरग्राउंड वेंटिलेशन है, मुझे मैसेज करना, उसमें एडिट करना होगा, अंडरग्राउंड वेंटिलेशन है। दूसरा आपका है आपका गैस के ऊपर है, तीसरा आपका इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है, ठीक है। ये 3 पार्ट है। गैस वाला पूरा का पूरा पार्ट नहीं कवर होगा, 10% होगा उसका, 20% लगभग होगा जब तक काम का सामान है। अंडरग्राउंड वेंटिलेशन इंस्ट्रूमेंट पूरा मिला जुला के ना, इट विल टेक फॉर 2 वीक्स, 2 वीक लगेगा इसमें, लगभग 2 वीक लगेंगे। 2 वीक से पहले होने वाला नहीं है, मेरा जो प्री डिसाइडेड है 2 वीक लगेंगे लगभग। स्टॉपिंग भी, हाँ देखो अंडरग्राउंड वेंटिलेशन में सब आएगा, मैं बता देता हूं एक बार। अंडरग्राउंड वेंटिलेशन में तुम्हारा, मेरे बात सुनो, अंडरग्राउंड वेंटिलेशन में तुम्हारा नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम, मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम दैट इज एमएमवी, एग्जॉस्ट फैन, आपका एक्सॉलरी फैन, आपका बूस्टर फैन, आपका वेंटिलेशन स्टॉपिंग, आइसोलेशन स्टॉपिंग, सक्शनाइजेशन स्टॉपिंग, एयर क्रॉसिंग, ठीक है, रेगुलेटर, और इसके अलावा आपका क्या है, दैट इज जितने भी चीज है ना, टर्म सारा चीज रहेगा। एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट, सारा चीज रहेगा, ठीक है, उतना रहेगा। थ्योरी बेसिस भी रहेगा। कल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कल थ्योरी अच्छा से करना, ठीक है। और अगर कोई बच्चा अगर ज्वाइन करना चाहता है तो कल ज्वाइन करने बोलो, उसको अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि कल हम लोग नया चैप्टर तो शुरू से फ्रेश स्टार्ट करेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सारा टॉपिक रहेगा कल के क्लास में, और ये तो सब रहेगा ही रहेगा। और वेंटिलेशन सर्वे, जैसे एयर मेजरमेंट कैसे करते हैं, वेंटिलेशन सर्वे कैसे होता है, ये सारा चीज रहेगा। उसके साथ साथ जैसे हम लोग गैस में करेंगे तो गैस के ऊपर भी सारा चीज रहेगा, मतलब कोई भी चीज छूटेगा नहीं। अभी मेरे पास सिलेबस नहीं है यार, सिलेबस होगा कहीं लैपटॉप में, मुझे मिला नहीं तो मैं कल ही भेज देता आप लोगों को, तो एडिट करके मैं भेज दूंगा, उसमें कुछ कुछ एडिट करना होगा तो वो देख लेना, तुम लोग समझ में आ जाएगा। सब चीज है, तुम सोच नहीं सकते, सारा मेथड में से कुछ नहीं छूटा ना, सिलेबस में कुछ नहीं छूटेगा, हर चीज। बस क्लास कल क्लास करना। और क्या सवाल है? सर और जो जो पार्ट छूट रहा है उसको कहीं लिख लीजिएगा। अरे तो छूट रहा है बोलेगा तब ना, क्या छूट रहा है? अच्छा अमित तुम ये बोलना चाह रहा है क्या कि ओपन कास्ट ब्लास्टिंग ये सब? हाँ अरे बेवकूफ, ये टॉपिक अलग है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा, छूट कह रहा है। जब हम लोग वेंटिलेशन खत्म करेंगे ना एक टॉपिक, तो फिर ओपन कास्ट में जाएंगे, थोड़ा सा मिक्स करके पढ़ेंगे। देखो ऐसा इसलिए करते हैं ना बाबू, ताकि तुम भूले नहीं। अब जैसे मान लो पूरा ओपन कास्ट हम खत्म कर दिए, ठीक है, अब उसके बाद फिर तुम 3 महीना बाद मान लो ओपन कास्ट में गया तो तुम भूल जाएगा ना। मेरा टारगेट है सिर्फ पढ़ा कर आपको भगा देना नहीं, मेरा टारगेट आपको याद रखाना। इसलिए जब हम 15 दिन बाद फिर से पढ़ेंगे ओपन कास्ट, तो फिर बेंच के बारे में बात करेंगे कि बेंच होता है, ये होता है, ओवर और होल्ड रोड है, ये रैंप है, तो फिर से तुम्हारा रिवाइज होगा वो चीज। को मानते हैं मेरा मेहनत लगेगा, लेकिन टारगेट है आपको याद करवाना, इसीलिए ना मिक्स करके पढ़ा रहे हैं कि थोड़ा सा ओपन कास्ट, फिर थोड़ा सा यहाँ पढ़ाएंगे, फिर ओपन कास्ट में जाएंगे तो फिर रिवीजन होगा थोड़ा थोड़ा करके, फिर पूछेंगे बेंच के बारे में, फिर पूछेंगे होल्ड रोड के बारे में, है ना, तब याद रहेगा। एक बार में याद नहीं होता है, ठीक है। अब तुम लोग ना जैसे मेरा, हम तुम लोग एक बात बोलते हैं ना, एक बात मेरा मान लो, देखो हम ना लास्ट, तुमको क्या पता, देखो हम माइनिंग को ना लास्ट 4 साल से पढ़ा रहे हैं। तुमको एक बात बताते हैं, सुनो, रियली फैक्ट है, माइनिंग को ना 2018 से पढ़ा रहे हैं, मतलब 4 साल हुआ होगा। लेकिन बाबू मेरा पढ़ाने का तजुर्बा ना 2009 से है। जब हम क्लास 10 में थे ना, एक बात बता देते, तुम लोग जानकर हैरत करेगा, जब हम क्लास 10 में थे ना, 10 में जब मेरा सेंटअप एग्जामिनेशन होता है, इसको प्री बोर्ड बोलते हैं, प्री बोर्ड, क्लास 10 प्री बोर्ड। तब प्री बोर्ड के समय ना अपना 10 के बच्चों को हम पढ़ाते थे। क्लास 10 में ना हम 10 के स्टूडेंट पढ़ाते थे बिना पास किए, यू कांट इमेजिन। तो 2009 से मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और जब हम 2010 में अपना 10 पास किया ना, तो मेरा सबसे पहला जो बैच स्टार्ट हुआ था उसमें सीजीएल का तैयारी करवाते थे, सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल पे टेस्ट पे जो होता है, एसएससी का बच्चा का मैथ्स का तैयारी करवाते हैं, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, नॉट स्कूल सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सीजीएल में जो बच्चा क्वालिफाई करता है ना, सीधा टैक्स ऑफिसर बनता है, टैक्स ऑफिसर ग्रेड में जाता है ये लोग। एसएससी जो बच्चा क्वालिफाई करता है ना, क्लर्क ग्रेड होते हैं, बड़े बड़े जो जितने भी तुम्हारा इस ग्रेड में होते हैं ना लोग, सब उसमें क्लर्क ग्रेड पे जाता है ये। बीडीओ में, बैंक में, सॉरी बीडीओ ऑफिस में, फिर देखते हो पंचायत ऑफिस में जो क्लर्क होता है सब एसएससी के थ्रू होता है वो लोग। तो उसका मैथ्स प्रिपरेशन करवाएं 2015 तक, 15-16 तक। ऐसा नहीं है, पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है ना मेरा, वो आज से कितना 2009 से लेकर
22 तक कैलकुलेट कर लो कितना साल हो गया। ठीक है, इतना एक्सपीरियंस है, 10-12 साल का तो आराम से। ठीक है, तो डोंट वरी, हर चीज को ऐसा डिफाइन करके रखा हूं, ऐसा बना के रखा हूं ना, कुछ छूटेगा नहीं, कोई शिकायत का मौका मिलेगा नहीं। ठीक है, जहां जहां होगा तुम लोग भी तो है, थोड़ा बहुत तुम लोग भी ध्यान देना ना। अब बोलना कि सर ये छूट गया, देखते क्या छूटता है। ठीक है, चलो और कुछ। अरे यार खाना बनाए नहीं, तुमको भूख लगे, काय भूख का नाम ले रहा, अभी तक खाना मेरा बना नहीं है। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट। देखे 10 बज गया क्या? ये देख लो 10 एकदम पक्का पक्की बजा है। दिख रहा है घड़ी? नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। देखो एग्जैक्टली 10 बोले थे, 10 बजेगा। टाइम का ना बहुत पक्का है यार, एक बात तुमको देखते हम देखते हमको लगता है कि टाइम का बहुत पक्का है। बोलते 9:30 तो 9:30, बोलते 10 तो 10। चलो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, जाओ खाना वाना खाओ। देखो